आप मध्य एशिया के असीम घास के मैदानों में खड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती है केवल विस्तृत मैदान दिखाई देते हैं। दूर दूर तक घोड़ों के झुंड दौड़ रहे हैं और उनके बीच तीर कमान से सुसज्जित घुड़सवार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। इन मैदानों में कोई स्थायी नगर नहीं है, कोई विशाल दुर्ग नहीं। यहाँ शक्ति का आधार भूमि नहीं बल्कि घोड़े और सेना है। जो जनजाति सबसे अधिक शक्तिशाली है वही इन मैदानों पर अधिकार रखती है। लेकिन इन मैदानों का एक नियम भी है। आज जो विजेता है वह कल पराजित भी हो सकता है। और कभी-कभी एक जनजाति की पराजय ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का आरंभ कर देती है जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों का इतिहास बदल देती है। भारत में शकों का आगमन भी ऐसी ही एक घटना थी। लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक शक उत्तर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक बन चुके थे। उनका प्रभुत्व उत्तर पश्चिम से लेकर मथुरा तक फैल गया था। लेकिन यदि हम उनके इतिहास पर दृष्टि डालें तो एक रोचक तथ्य सामने आता है। भारत पर अधिकार करने वाले यही शक कभी स्वयं अपने ही क्षेत्र से निकाल दिए गए थे। वे विजेता बनने से पहले शरणार्थी थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने मूल निवास से विस्थापित यह जनजाति कुछ ही दशकों में उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें भारत से बहुत दूर मध्य एशिया के उन विशाल मैदानों में लौटना होगा जहां इस पूरी कथा का आरंभ हुआ था। समय है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध। उस समय वर्तमान मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन का विशाल प्रदेश अनेक खानाबदोश जनजातियों के अधिकार में था। इनमें एक अत्यंत शक्तिशाली जनजाति थी यूचीज। यूची इस समय उत्तर पश्चिम चीन के एक बड़े भाग पर अधिकार रखते थे। उनकी शक्ति निरंतर बढ़ रही थी और स्वाभाविक रूप से वे अपने प्रभाव का विस्तार भी करना चाहते थे। इसी विस्तार के प्रयास में उनका संघर्ष एक अन्य शक्तिशाली जनजाति से हुआ जिनका नाम ज्वांगनू था, जो उस समय मंगोलिया के विशाल मैदानों पर प्रभुत्व रखती थी। यह संघर्ष यूचियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। लगभग 176 ईसा पूर्व में उन्हें एक भीषण पराजय का सामना करना पड़ा और अपने पैतृक निवास को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसी यात्रा का जिसने केवल मध्य एशिया नहीं बल्कि भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। पराजय के बाद यूची पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। उनका पहला पड़ाव इली नदी की घाटी था, जो आज चीन और कजाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। लेकिन यह प्रदेश खाली नहीं था। यहां पहले से एक अन्य जनसमूह निवास करता था। यूनानी स्रोतों में इन्हें सकाय कहा जाता है और इन्हीं जनजातियों को भारतीय स्रोतों में शक कहा जाता है। यहां एक बात स्पष्ट करने लायक है। यूनानी स्रोतों में सिथियंस और सकाय दो शब्दों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। सिथियन शब्द यूनानी स्रोतों में मध्य एशिया की अनेक खानाबदोश जनजातियों के लिए होता है। उनमें से जो जनजाति एशिया में रहती थी उनके लिए सकाय शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सकाय भारतीय स्रोतों के शक हैं। अब कल्पना कीजिए, कुछ ही समय पहले यूची स्वयं अपने देश से निकाले गए थे, लेकिन इली घाटी पहुंचते ही यह यूची अब किसी और के लिए आक्रमणकारी बन गए। उन्होंने वहां रहने वाले शकों को पराजित कर दिया और अब वही स्थिति उत्पन्न हुई जो कुछ वर्ष पहले स्वयं यूची के साथ हुई थी। शकों को भी अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, जो आज पीड़ित है वह कल किसी दूसरे के विस्थापन का कारण बन जाता है। यूचियों के आक्रमण के बाद शकों ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। यहीं से उनकी वह लंबी यात्रा आरंभ हुई जो अंततः उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप तक ले आई। लेकिन इससे पहले कि हम शकों के साथ भारत की ओर चलें, हमें एक बार फिर यूचियों की ओर लौटना होगा,
क्योंकि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यदि यूचियों को यह लगा कि शकों को हटाकर उन्होंने इली नदी की घाटी में अपना स्थायी रूप से नया घर बना लिया है, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। इतिहास स्वयं को दोहराने वाला था। लगभग 132 ईसा पूर्व में जुआंगनू, जिन्होंने पहले यूचीस को अपने मूल निवास स्थान से खदेड़ा था, वह यहां लगभग 1900 किलोमीटर दूर भी यूचियों का पीछा नहीं छोड़ते और एक और शक्तिशाली खानाबदोश जनजाति के साथ मिलकर यूचियों पर आक्रमण कर देते हैं और इन्हें इली घाटी से भी निकाल बाहर करते हैं। कुछ ही दशकों के भीतर यूचियों को दूसरी बार अपना निवास छोड़ना पड़ा। अब उनके सामने केवल एक ही विकल्प था और पश्चिम की ओर बढ़ना। यूचियों का यह नया प्रवास उन्हें बैक्ट्रिया के उत्तर में अमुदारिया के तट तक ले आया, लेकिन यह प्रदेश भी निर्जन नहीं था। यहां भी पहले से दूसरे सीथियन या शक जनजातियां निवास करती थीं। यूचियों ने इन जनजातियों को भी पराजित किया और स्वयं इस क्षेत्र में बस गए। एक बार फिर वही दृश्य सामने आया। एक जनजाति दूसरे को विस्थापित कर रही थी, लेकिन इस बार परिणाम और भी दूरगामी सिद्ध हुए। यूचियों द्वारा पराजित यह सिथियन समूह दक्षिण की ओर बढ़े। वे मर्व और हेरात होते हुए अंततः उस प्रदेश में पहुंचे जिसे आगे चलकर शकस्तान कहा गया। आज का ईरान और अफगानिस्तान जहां मिलता है, उसी क्षेत्र में यह प्रदेश स्थित है और इसी प्रदेश के नाम पर आगे चलकर सिस्तान नाम प्रचलित हुआ। अब यदि हम इस पूरी घटना को एक साथ देखें तो एक अत्यंत रोचक चित्र सामने आता है। यूचियों के एक ही प्रवास ने दो अलग अलग शक समूहों को उनके मूल निवास से विस्थापित कर दिया। पहला समूह वह था जो इली नदी की घाटी में रहता था, दूसरा वह जो बैक्ट्रिया के उत्तर में निवास करता था और अंततः शकस्तान पहुंचा। आगे चलकर यही दोनों शक समूह भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी भारत नहीं पहुंचा था। अब आइए फिर से उस पहले शक समूह की ओर लौटते हैं जिसे यूचियों ने इली घाटी से निकाल दिया था। दक्षिण की ओर उनका प्रवास कई वर्षों तक चलता रहा और फिर लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा व्यक्ति उनके नेतृत्व में उभर कर सामने आया जिसने उनके इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम मोयस था। मोयस केवल एक जनजातीय प्रमुख नहीं था, उसने बिखरे हुए शकों को संगठित किया और उन्हें एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जो शीघ्र ही उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति को चुनौती देने वाली थी। उसके नेतृत्व में शकों ने मध्य एशिया के दुर्गम मार्गों को पार किया, काराकोरम पर्वतमाला, लांघी और भारतीय उपमहाद्वीप के द्वार पर पहुंच गए। उनका पहला प्रमुख लक्ष्य था स्वात घाटी। यह क्षेत्र उस समय इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक्स शासकों के अधिकार में था, लेकिन उस समय इंडो यूनानी राज्य अपनी शक्ति के चरम पर नहीं था। यही परिस्थिति माउस के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई। उसने इस राजनीतिक दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया और उसके नेतृत्व में शकों ने स्वात घाटी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कश्मीर भी उनके नियंत्रण में आ गया। भारत में शक शक्ति की यह पहली बड़ी सफलता थी, किंतु उनकी प्रगति अभी रुकने वाली नहीं थी। उत्तर पश्चिम भारत के सबसे समृद्ध नगर, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और सबसे प्रतिष्ठित राजधानियां अभी भी इंडो यूनानी के अधिकार में थी और उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला तक पहुंचने से पहले शकों को एक ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना था जिसने कुछ समय के लिए उनकी विजय यात्रा रोक दी। वह था अपोलोडोटस, महान इंडो यूनानी शासक मेनांडर का पुत्र। अपोलोडोटस उन कुछ इंडो यूनानी शासकों में था जो अभी भी एक सक्षम सेनानायक थे। जब माउस ने स्वात घाटी और कश्मीर पर अधिकार करने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह अपोलोडोटस ही था जिन्होंने उसका सामना किया और कुछ समय के लिए शकों की प्रगति को रोक दिया। ऐसा नहीं था कि इंडो यूनानियों के पास सेना नहीं थी।
समस्या यह थी कि उनका राज्य अब पहले जैसा संगठित नहीं रह गया था। मिनांडर के समय जो विशाल इंडो यूनानी राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, वह अब अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। शासक एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और उनकी सामूहिक शक्ति लगातार कम हो रही थी। ऐसी स्थिति में अपोलोडोटस लगभग अकेला शासक था जो शकों का प्रभावी प्रतिरोध कर सकता था। किंतु अपोलोडोटस कुछ ही समय तक शकों को रोक सके। लगभग 90 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई और उसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत की शक्ति समीकरण भी बदल गए। अब माउस के सामने ऐसा कोई इंडो यूनानी शासक नहीं बचा था जो उसकी प्रगति को रोक सके। शकों ने तीव्र गति से अभियान चलाया और शीघ्र ही तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। यह केवल एक नगर की विजय नहीं थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। इसके साथ साथ यह कभी मेनांडर की राजधानी भी रही थी। इसलिए तक्षशिला का पतन प्रतीक था कि इंडो यूनानी शक्ति अब निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुकी थी। लेकिन माउस की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल तक्षशिला पर अधिकार करना नहीं था। इस विजय के बाद इंडो यूनानी राज्य दो भागों में विभाजित हो गए। झेलम नदी के पूर्व में एक छोटा और अपेक्षाकृत दुर्बल यूनानी राज्य रह गया था, जबकि पश्चिम में अभी भी एक शक्तिशाली इंडो यूनानी राज्य विद्यमान था। माओ समझता था कि यदि उसे उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थायी अधिकार स्थापित करना है तो पश्चिमी इंडो यूनानी राज्य को पराजित करना आवश्यक होगा। किंतु उससे पहले उसने एक अत्यंत चतुर राजनीतिक कदम उठाया। उसने मेनांडर के पुत्र स्टेटो प्रथम को झेलम के पूर्व स्थित यूनानी राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। पहली दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि माओस ने यूनानी राजवंश को पुनः स्थापित कर दिया, किंतु वास्तविकता कुछ और थी। स्टेटो प्रथम नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति माओस के हाथों में थी। आज की भाषा में कहें तो वह एक कठपुतली शासक था। इस व्यवस्था का एक स्पष्ट उद्देश्य था। माओस अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था ताकि पश्चिम की ओर अभियान चलाते समय उसे पीछे से किसी आक्रमण की चिंता ना रहे। जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तब उसने सिंधु नदी पार की और पश्चिमी इंडो यूनानी राज्य के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ किया। यदि माओस अकेला आक्रमण करता तो संभव है कि पश्चिमी यूनानी राज्य उसका सामना कर लेते, किंतु इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने इंडो यूनानियों की स्थिति लगभग असंभव बना दी। याद कीजिए, कुछ समय पहले हमने उन दूसरे शक समूह का उल्लेख किया था जो बैक्ट्रिया से विस्थापित होकर शकस्तान पहुंचे थे। वहां अब एक नया शासक उभर चुका था जिसका नाम एजस था। एजस ने समझ लिया था कि यह आक्रमण करने का सबसे उपयुक्त अवसर है। जब माओस पूर्व से इंडो यूनानियों पर दबाव बना रहा था, उसी समय एजस ने पश्चिम से आक्रमण कर दिया। अब इंडो यूनानियों के सामने एक साथ दो मोर्चे खुल चुके थे। एक और माउस था और दूसरी ओर एजस। इंडो यूनानी राज्य इस दोहरे आक्रमण का सामना अधिक समय तक नहीं कर सके और इंडो यूनानी राज्य के पतन के पश्चात शकस्तान के शकों ने पश्चिमी इंडो यूनानी प्रदेशों के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर लगभग 75 ईसा पूर्व में माउस की मृत्यु हो गई। इसके बाद एजस के उत्तराधिकारियों ने केवल पश्चिम इंडो यूनानी राज्य ही नहीं बल्कि माउस के अधीन रहे प्रदेशों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार पहली शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग एक ही शक सत्ता के अधीन आ गया। यह वही समय था जब मध्य एशिया का राजनीतिक मानचित्र भी बदल चुका था। उत्तर में बैक्ट्रिया पर अब यूचियों का अधिकार था, जबकि इंडो यूनानी शासकों का प्रभुत्व सिमटकर केवल काबुल घाटी के एक छोटे से क्षेत्र तक रह गया था। एजिस के उत्तराधिकारी लगभग 9 ईस्वी तक इस विशाल प्रदेश पर शासन करते रहे। अब शकों के इस इतिहास से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में आने के बाद इन शकों का क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी पुरानी परंपराएं बनाए रखी या भारतीय समाज में वह घुल मिल गए?
यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो वह यह बताते हैं कि शकों ने केवल भारत पर शासन ही नहीं किया बल्कि यहाँ की संस्कृति को भी अपनाया। उन्होंने अपने से पहले के इंडो यूनानी शासकों के अनेक राजनीतिक संस्थाओं को स्वीकार किया। उनकी मुद्रा व्यवस्था को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने इंडो ग्रीक मुद्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। माउस द्वारा जारी किए गए कुछ मुद्राओं में हमें बलराम जी का अंकन देखने को मिलता है, लेकिन यही नहीं, उनकी मुद्राओं पर यूनानी देवी देवताओं का चित्र भी हमें दिखाई देता है। यह इस बात का संकेत देता है कि शक केवल एक सांस्कृतिक परंपरा तक सीमित नहीं थे। उन्होंने भारतीय, यूनानी और ईरानी तीनों परंपराओं के तत्वों को अपने शासन में स्थान दिया। उनकी स्थापत्य कला में भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। धर्म के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। बौद्ध धर्म शकों में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ, किंतु इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्राचीन ईरानी धार्मिक परंपराओं को भी पूरी तरह नहीं छोड़ा। इस प्रकार शक शासन सांस्कृतिक समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। लेकिन इतिहास में कोई शक्ति स्थायी नहीं होती। वैसे ही शकों को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ा। शकों की यह चुनौती शकास्तान से एक नई शक्ति के उदय के रूप में आई, जिन्हें इंडो पार्थियन कहा जाता है। अगली वीडियो में, जो कि आप यहां देख सकते हैं, हम इन्हीं इंडो पार्थियंस के बारे में बात करेंगे। यदि यह चैनल आपको अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।